मेन टाइमलाइन में लूफी का बचपन बहुत ही अच्छे से बीता है। सब उसे प्यार करते थे और वो भी काफी खुश था। लेकिन क्या होगा कि अगर ये सब उससे छीन लिया जाए और वो स्टोरी के वन ऑफ द मेन विलेंस 5 गोरोसिए के हाथ में पड़ जाए। आखिर वन पीस की दुनिया में क्या क्या बदलाव आएंगे और क्या हमारा मेन कैरेक्टर ये सब झेल भी पाएगा। चलो जानते हैं आज की व्हाट इफ लूफी वाज रेस्ड बाय 5 एल्डर्स की वीडियो में। लूफी को हमेशा से शैंक्स और उसकी स्टोरीज बहुत पसंद थी, लेकिन शैंक्स को भी क्या पता था कि लूफी भूख के मारे गोमू गोमू नुमी खा लेगा। तो शैंक्स ने लूफी पर भरोसा किया और इस प्रोसेस में उसने अपना एक हाथ भी गवा दिया एक नए एरा बनाने के लिए। लेकिन अब शैंक्स हमेशा तो लूफी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर रह नहीं सकता था और जल्द ही लूफी के गोमू गोमू खाने की खबर CP0 के कानों तक पड़ जाती है, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के एलिट स्पाइज हैं। और उन्होंने बिना समय गवाए इसकी रिपोर्ट 5 एल्डर्स को दे दी, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की हाईएस्ट अथॉरिटी है। उनके लिए डेविल फ्रूट कोई साधारण डेविल फ्रूट नहीं था, क्योंकि ये फ्रूट एंशिएंट हिस्ट्री के सीक्रेट से जुड़ा था और इसकी पावर उनके अंडर कंट्रोल करने वाली हर चीज के लिए एक खतरा थी। इसीलिए गार्प जब लूफी से दूर था तो एल्डर सैटर्न डॉन आइलैंड पर आ जाता है ताकि वो लूफी को किडनैप कर पाए। और क्योंकि अब वहाँ कोई नहीं था जो कि प्रोटेक्ट कर पाए, इसलिए सैटर्न बिना किसी प्रॉब्लम को फेस करे लूफी को किडनैप कर लेता है। लूफी ने उससे बैटल करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन 7 साल का बच्चा कितना ही कर सकता था। अब सैटर्न उसे उठा के होली लैंड ऑफ मरीजुआ ले आता है, जहाँ पर अंधेरी दीवारों के पीछे लूफी को कैद कर दिया जाता है और सारे एल्डर्स उस पर हमेशा नजर बनाए रखते हैं। अब सारे एल्डर्स एक जगह इकट्ठा होते हैं ताकि वो फैसला ले सके कि लूफी का क्या करा जाए। उसे मार देना एक इजी डिसीजन था, लेकिन सैटर्न के पास एक और आइडिया था। लूफी को मारने से डेविल फ्रूट साइकिल में दोबारा चला जाएगा, जिससे वो डेविल फ्रूट आगे जाके किसी और को मिल सकता है। तो इसके बजाय सैटर्न ने एक इविल आइडिया दिया, क्या हो अगर लूफी की मेमोरीज ही इरेज कर दी जाएं। सारे एल्डर्स सोच में पड़ जाते हैं। अगर उन्होंने लूफी की मेमोरीज इरेज करके उनको दूसरी मेमोरीज से रिप्लेस कर दिया तो वो उसे अपना एलाय बना सकते हैं, वो उसे अपने तरीके से पाल सकते हैं और एक ऐसा बच्चा बना सकते हैं जो एल्डर्स को ही अपनी फैमिली समझे और वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपना पर्पस। और अगर ये आइडिया काम कर गया तो वो सिर्फ लूफी को ही नहीं बल्कि नीका को कंट्रोल कर रहे होंगे। इसके बाद लूफी को खींचते हुए ईमू के सामने लाया जाता है। लूफी रोए जा रहा था, लेकिन वो हेल्पलेस था। ईमू ने अपना हाथ उठाया और तुरंत ही लूफी की सारी मेमोरी साफ हो गईं। उसका पायरेट किंग बनने का सपना, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, यहाँ तक कि उसका हीरो शैंक्स का चेहरा, ये सारी यादें उसके दिमाग से गायब हो चुकी थी। उनकी जगह न्यू मेमोरीज आ जाती हैं, जिनके अंदर लूफी को लगा कि उसको एल्डर्स ने पाला है और उसे हमेशा उनकी बात माननी चाहिए और उनका ऑर्डर एब्सोल्यूट है। लूफी का केयरलेस और फनी नेचर डिसिप्लिन्ड और सीरियस हो जाता है। वो बच्चा जो कभी फ्रीडम के लिए जीता था अब एक पॉन बन के रह जाता है। जैसे ही लूफी की मेमोरीज इरेज हुई, उसकी लाइफ स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से भर गई। 5 एल्डर्स ने उसे एक परफेक्ट वेपन में कन्वर्ट कर दिया था। उन्होंने लूफी को सिर्फ लड़ना ही नहीं सिखाया बल्कि खुद से स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेना भी सिखाया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लूफी बिना किसी क्वेश्चन के उनके सारे ऑर्डर्स फॉलो करे। सैटर्न ने लूफी की ग्रोथ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसने मेक श्योर करा कि लूफी वर्ल्ड गवर्नमेंट और सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए लॉयल रहे। सैटर्न ने उसे हाकी की भी ट्रेनिंग दी, स्पेशली ऑब्जर्वेशन हाकी। उसने लूफी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे CP0 के एजेंट्स के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया और उसके सेंसेस को तब तक मोल्ड करा जब तक वो बिना देखे अपोनेंट्स की हल्की सी भी मूवमेंट को नोटिस न कर ले। फिर मार्कस मार्क्स ने उसे स्ट्रेटजीज और आर्ट ऑफ वॉर के बारे में बताया। वो यूजुअली कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन और पजल्स का यूज करता था, ये देखने के लिए कि लूफी की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं। और तो और उसने लूफी को पेशेंस और खुद को कंट्रोल करना भी सिखाया। समय के साथ धीरे धीरे लूफी अपने आप को कंट्रोल करना सीख गया। टॉपमैन वॉरकरी ने लूफी की फिजिकल ट्रेनिंग पर ध्यान दिया, जिससे उसकी बॉडी डेली अपनी लिमिट्स ब्रेक कर रही थी। हर रोज उसे एक नया चैलेंज मिलता था, जैसे या तो CP0 के अगेंस्ट बैटल करना या एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करना। टॉपमैन वॉरकरी ने लूफी को आर्मामेंट हाकी की भी ट्रेनिंग दी, जिससे लूफी खुद की टफनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले गया। इसके बाद नासजूरो, जिसने लूफी को स्टेल्थ और इन्फ्लुएंस की ट्रेनिंग दी, जिससे लूफी डिफरेंट कंडीशंस में खुद को ढाल पाया और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाया और अपोनेंट्स के वल्नरेबिलिटीज को पहचाना और उनको खुद के एडवांटेज में यूज करना भी सीखा। उसने लूफी को कॉन्करस हाकी की पावर से भी इंट्रोड्यूस कराया, जो कि वैसे तो लूफी के लिए कंट्रोल करना हार्ड था, लेकिन नासजूरो की ट्रेनिंग से वो उसमें एक एक्सपर्ट बन गया। जिसके बाद जुपिटर ने लूफी को हिस्ट्री के बारे में बताया, एटलीस्ट वो हिस्ट्री जो एल्डर्स चाहते थे कि लूफी को पता हो। उसने बताया कैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट अच्छी साइड है और बाकी पायरेट्स विलेंस हैं, और कैसे गोमू गोमू नोमी वर्ल्ड गवर्नमेंट की एक प्रॉपर्टी है और लूफी का एक टूल, और कैसे लूफी को अपने फ्रूट की लिमिट्स को पुश करते रहना चाहिए और उसे अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। सिर्फ 17 साल की उम्र में ही लूफी एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन गया था। उसकी पावर्स नेक्स्ट लेवल पे थी और उसकी शार्प थिंकिंग और हाकी भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि वो वर्ल्ड के वन ऑफ
ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल को भी टक्कर दे सकता था। 5 एल्डर्स ने मिलकर उसे एक परफेक्ट टूल बना दिया था जो हमेशा उनके कमांड्स फॉलो करता था। और अब फाइनली एल्डर्स उसे पूरी दुनिया में डिफरेंट मिशंस देने लगे। वो अकेले ही पायरेट ग्रुप को खत्म कर देता था, सीक्रेट और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के साथ साथ। और इसी तरह लूफी पूरी दुनिया के लिए एक लेजेंड बन गया था जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करता था। 5 एल्डर्स के लिए लूफी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन डेप्थ लूफी का वही फ्रीडम का गोल अभी भी जिंदा था। लूफी के गायब होने के बाद गार्प का पूरा नेचर चेंज हो गया था। उसने अपने मरीन कनेक्शंस का यूज करके हमेशा लूफी के बारे में जानने की कोशिश करी और उसके लिए क्लूज ढूंढता रहा, लेकिन उसके पास हमेशा आधे अधूरे सबूत ही लगते थे या वर्ल्ड गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो रुक जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया गार्प और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट और टफ हो गया। वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क पे ध्यान देने लगा। वैसे तो गार्प मरीन नेवी के लिए लॉयल था, लेकिन उसे हमेशा से शक था कि लूफी की डिसअपीयरेंस में वर्ल्ड गवर्नमेंट का ही हाथ है। लेकिन क्योंकि उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था तो वो कभी भी कोई सॉलिड एक्शन नहीं ले पाया और यही चीज उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। समय के साथ वो और भी कठोर और स्ट्रिक्ट हो गया। इस चीज की वजह से उसका एस के साथ रिलेशनशिप भी टूट गया और गार्प ने अपना गुस्सा और दुख निकालने के लिए न्यू रिक्रूट्स को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। ड्रैगन सबसे पहला बंदा था जिसने ओपनली वर्ल्ड गवर्नमेंट पर शक किया था लूफी के गायब होने में। ड्रैगन को कभी भी एल्डर्स और उनके रूल्स पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो सारे डॉट्स कनेक्ट करने लगा और धीरे धीरे लूफी को ढूंढना उसका एक मेजर गोल बन गया। धीरे धीरे ड्रैगन ने अपना नाम बनाया और उसके रेवोल्यूशन में और भी लोग जुड़ने लगे। इसी दौरान होता है साबो का इंसिडेंट, जहाँ पे ड्रैगन साबो को आकर बचा लेता है और अपने साथ अपनी रेवोल्यूशनरी आर्मी में उसे ट्रेन करने लगता है। वहीं लूफी के गायब होने की खबर सुनकर एस का दिल टूट जाता है, लेकिन इस चीज की वजह से वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करना बंद नहीं करता है और नॉर्मल टाइमलाइन की तरह यहाँ पर भी वो व्हाइट बियर्ड्स पायरेट ज्वाइन करता है और पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। शैंक्स उन कुछ लोगों में से एक था जिन्होंने लूफी के गायब होने का सच पता लगा लिया था। वर्ल्ड गवर्नमेंट और उसके एजेंट्स के साथ उनकी मुलाकातों ने शैंक्स का ये सस्पिशन कंफर्म कर दिया था। शैंक्स को पता था मामला जो भी है, लेकिन लूफी की डिसअपीयरेंस में गोमू गोमू नोमी का एक बड़ा रीजन है। गुस्से में और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए शैंक्स ने अपनी पावर बढ़ाई और अपना इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में फैला दिया और 4 योंकोस में से एक बन गया। लेकिन वो कोशिश करता था कि कोई वॉर ना हो। कुछ टाइम बाद एस को मरीन्स पकड़ लेते क्योंकि ब्लैक बियर्ड ने उसके क्रू को धोखा दे दिया था, एकदम नॉर्मल टाइमलाइन की तरह। मरीन फोर्ड वॉर बिल्कुल वैसे ही शुरू हुई थी जैसे मेन टाइमलाइन में थी, जहां पर व्हाइट बियर्ड अपने क्रू के साथ मरीन्स पर एक ऑल आउट अटैक कर देता है जिससे वो लोग एस को रेस्क्यू कर पाए। पूरी मरीन रेडी थी एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए और व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को खत्म करने के लिए। लेकिन इस बार मरीन्स के साथ एक पावरफुल एंटिटी था, लूफी। लेकिन वो अंडरकवर था और मरीन्स के हाईएस्ट अथॉरिटीज के अलावा किसी को नहीं पता था कि वो वहां पर मौजूद है। वॉर शुरू हो जाती है और गार्प एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ जाता है। गार्प अंदर ही अंदर घुट रहा था क्योंकि उसका ग्रैंडसन उसकी आंखों के सामने एग्जीक्यूट होने जा रहा था। तभी एस को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूशनर वहां पर आ जाते हैं और अपना वेपन उठाते हैं एस को मारने के लिए। लेकिन तभी अचानक से गार्प को कुछ हो जाता है और वो दोनों एग्जीक्यूशनर को मारकर दूर फेंक देता है। वो अनाउंस करता है कि वो अपने ग्रैंडसन को मरने नहीं देगा क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना एक ग्रैंडसन खो दिया था। पूरी मरीन अपने लेजेंडरी हीरो का बिट्रेयल देखकर शॉक हो चुकी थी और तभी लूफी खुद को रिवील करता है। उसका चेहरा इमोशनलेस था, मानो उसकी शाइन ही चली गई हो। अपने ग्रैंडसन को ऐसा देखकर गार्प को एक जोर का झटका लगता है, जिसके बाद लूफी और गार्प के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। उनकी पावरफुल हाकीज एक दूसरे से क्लैश करती है जिसकी वजह से सब जगह रेड लाइटनिंग आ रही होती है। गार्प तुरंत लूफी की पावर्स को नोटिस करता है जो कि इतने सालों में कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन जो चीज गार्प को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि लूफी उसे बिल्कुल ही पहचान नहीं पा रहा था। फाइट के दौरान गार्प ने आवाज भी लगाई, उसे याद दिलाने की कई बार कोशिश भी करी, लेकिन सब कुछ नाकाम रहा। लूफी को कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन उसके चेस्ट में एक अजीब सा पेन होता रहा। एल्डर्स ने भले ही लूफी को कितना भी ब्रेन वॉश ना कर दिया हो, लेकिन अभी भी गार्प के वर्ड सुनकर उसे हेजिटेशन होने लगी थी। लेकिन वो रुका नहीं और गार्प को तेजी से अटैक करने लगा और जैसे तैसे अपने मिशन को कंप्लीट करने की कोशिश करने लगा। गार्प लूफी के अगेंस्ट लड़ने में हेजिटेट कर रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से लूफी को एक अपर हैंड मिल जाता है फाइट में। लेकिन लूफी के अंदर वो स्ट्रेंज फीलिंग बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि गार्प से लड़ना अभी सही डिसीजन नहीं होगा, तो वो फाइट के बीच में से ही चला जाता है और एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ पहुंचता है। एस की नजर लूफी पर पड़ती है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और काफी ज्यादा खुश भी। एस उसे आवाज लगाता है, लेकिन लूफी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता।
वो तेजी से एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ता है ताकि वो एस को खत्म कर पाए। एस समझ गया था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने लूफी को किस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया था। वो कहता है कि अगर उसे मरना ही है तो वो अपने भाई के हाथों मरना स्वीकार करेगा जिसे वो बचा नहीं पाया। लूफी आर्मामेंट हाकी का इस्तेमाल करता है और एस पे अटैक करने ही वाला था कि तभी अचानक से वो रुक जाता है और उसके सर में बहुत तेज से दर्द होने लगता है। उसको ब्लरी फ्लैशबैक्स दिखने लगते हैं जिसमें वो अपना चाइल्डहुड एस और साबो के साथ स्पेंड कर रहा था, उनके साथ हंसना, रोना और हमेशा साथ रहने वाला वो वादा। लूफी तुरंत एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के सामने घुटनों पर गिर जाता है। वो खुद ही के साथ अंदर ही अंदर एक बैटल कर रहा था। ईमो और एल्डर्स की बनाई हुई मेमोरीज उसकी असली मेमोरीज के साथ क्लैश करने लगी थी। सभी लोग लूफी को इस हालत में देखकर हैरान रह जाते हैं। गार्फ से अपने ग्रैंडसन का ये दर्द देखा नहीं जा रहा था तो वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी सेनगोकू आकर उसे रोक देता है। लेकिन इस बार गार्फ किसी को भी अपने और अपने ग्रैंडसन के बीच में आने नहीं देने वाला था। वो सेनगोकू से भिड़ जाता है और वर्ल्ड गवर्नमेंट को बिट्रे करके अपनी फैमिली को चूज करता है। इसी बीच मरीन एडमिरल आकाइनु आ जाता है एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर और बिना एक भी सेकंड गवाए वो एस पर हमला कर देता है और एस को एक ही पंच में खत्म कर देता है। एस शॉक होता है ये चीज देखकर, लेकिन अपने मरते दम तक वो एक हल्की सी स्माइल करता है और लूफी की तरफ जोर से चिल्लाता है और उसे फ्रीली जीने को कहता है। एस की मौत को देखकर सभी लोगों की सांसें रुक जाती हैं और दूर से व्हाइट बियर्ड चिल्लाता है जब वो अपने बेटे एस को प्लेटफॉर्म से गिरता हुआ देखता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी अभी भी स्ट्रगल कर रहा था और अपने सामने एस की लाइफलेस बॉडी देखकर उसे एस के साथ बिताए गए टाइम के फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिससे एल्डर्स का बनाया गया माइंड बैरियर टूट जाता है और लूफी पहली बार खुद को फील करता है। अचानक से लूफी की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। ब्लैक और रेड क्लाउड्स उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और उसकी आंखें चमकने लगती है जिनमें गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसका डेविल फ्रूट अवेकन हो रहा था, लेकिन ये नीका कोई जॉयफुल लिबरेशन नहीं थी बल्कि सप्रेस्ड इमोशंस, पेन से बना हुआ एक फॉर्म था। लूफी के इस डार्क गियर 5 की पावर की वजह से पूरी रियलिटी चेंज होने लगती है और बिना कोई देरी के लूफी आकाइनु की तरफ लॉन्च होकर उस पर लगातार अटैक करने लगता है। लूफी की बॉडी इस तरीके से मूव हो रही थी जैसे कि फिजिक्स के लॉज उसके लिए मैटर ही नहीं करते हैं। लूफी आकाइनु को पीट ही रहा होता है कि गार्फ फाइनली सेनगोकू को पीट कर लूफी को आवाज लगाता है। गार्फ की आवाज सुन के एक पल के लिए लूफी रुक जाता है। सारे मरीन्स वापस से एकजुट होते हैं और लूफी को कंट्रोल में लाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन लूफी जो कि होश में नहीं था अपनी गियर 5 की पावर से सारे मरीन्स को ओवर पावर कर देता है। जिसके बाद लूफी वापस से आकाइनु को देखता है और उसकी तरफ खुद को लॉन्च करता है और रास्ते में एक मरीन शॉट उठाकर एक ही स्विंग में आकाइनु का हाथ काट देता है। आकाइनु दर्द से चिल्लाता है और लूफी पर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी व्हाइट बियर्ड अपना डेविल फ्रूट यूज करके आकाइनु के नीचे की जमीन तोड़ देता है। व्हाइट बियर्ड की ताकत से आसपास की सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं और पूरा बैटलफील्ड एक हेल जैसा दिखने लगता है। और इसी डिस्ट्रक्शन के बीच बैटलफील्ड में कुछ पेंटागन सर्कल आसपास फॉर्म होने लगते हैं और उन सर्कल्स के बीच में से निकलता है सैटर्न। सैटर्न के अपीयरेंस से सभी लोग शॉक्ड थे। सैटर्न की नजर पड़ती है लूफी की तरफ। वो लूफी से शांत होकर उसके साथ वापस चलने को कहता है। लूफी की बॉडी अब गियर 5 फॉर्म से थकने लगी थी, लेकिन वो सैटर्न को फेस करने की कोशिश करता है, पर उसकी बॉडी पूरी तरीके से गिव अप कर चुकी थी। सैटर्न जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है, लूफी जमीन पर गिर जाता है, लेकिन इससे पहले कि सैटर्न लूफी को वापस ले जाने के लिए आगे बढ़ता, तभी अचानक से एक रेड कलर का फ्लैश आता है जो कि सैटर्न को लूफी के पास आने से रोक लेता है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि शैंक्स था। शैंक्स सैटर्न से बोलता है कि उसके रहते वो लूफी को कहीं नहीं ले जा सकता। ये सुनते ही सैटर्न को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो शैंक्स को धमकाते हुए कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बात सुनते ही शैंक्स अपनी स्वॉर्ड ग्रिफिन निकाल लेता है। शैंक्स को डेंजर मानकर सैटर्न ट्रांसफॉर्म होने लगता है और अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है जो कि एक ग्यूकी को रिप्रेजेंट करता है। जिसके बाद वो दोनों आपस में क्लैश करते हैं जिसकी वजह से स्काई स्प्लिट हो जाते हैं और इसी टाइम पे व्हाइट बियर्ड डिसाइड करता है बैटल ज्वाइन करने का। शैंक्स और व्हाइट बियर्ड की शक्ल से ये साफ साफ नजर आ रहा था कि अगर अब वो लूफी को नहीं बचा पाए तो उसको बचाने का सपना सपना ही रह जाएगा। इसी पॉइंट पे शैंक्स अपने क्रू से रिट्रीट करने को कहता है लूफी के साथ। ये सुनते ही सैटर्न शैंक्स पर सीधा हमला बोल देता है, लेकिन बीच में व्हाइट बियर्ड आकर उसे रोक लेता है एंड उनके क्लैश से पूरी की पूरी जमीन टूट जाती है। लेकिन जैसे तैसे शैंक्स और उसका क्रू लूफी को ले जाने में कामयाब रहते हैं। गार्फ लूफी को उठाकर शैंक्स की शिप पर लाता है। वो लूफी की हालत देखकर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि लूफी अभी भी गियर 5 के साइड इफेक्ट से कांप रहा था। शैंक्स गार्फ के कंधे पर हाथ रख के उसे दिलासा देता है कि वो लोग लूफी को बचा लेंगे। जिसके बाद शैंक्स की शिप एक आइलैंड पर पहुंचती है और उसके पीछे
पीछे व्हाइट बियर्ड की क्रू की भी कुछ शिप्स आ गई थी। उस आइलैंड पर उतरते ही शैंक्स का क्रू लूफी का इलाज करने में लग जाते हैं और गार्प लूफी के बगल में आकर बैठ जाता है। लूफी की शक्ल देखते ही गार्प का स्ट्रिक्ट नेचर वापस से नरम हो जाता है और तब तक शैंक्स अपनी नजर बनाए रखता है कि कोई एनिमी उन पर हमला न कर दे। तभी शैंक्स के पास मार्को आता है और मार्को की शक्ल देखते ही शैंक्स समझ जाता है कि व्हाइट बियर्ड ने क्या डिसीजन लिया है। शैंक्स के चेहरे पर चिंता साफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन तभी लूफी को होश आ जाता है। उसका पायरेट किंग बनने का सपना, उसकी फैमिली, उसके दोस्त, उसका हीरो शैंक्स, ये सारी मेमोरीज धीमे धीमे उसके पास वापस आने लगी थी। लूफी को होश में आते देखकर गार्प तुरंत उसे अपने गले लगा लेता है और ये देखकर लूफी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। शैंक्स और गार्प लूफी की हालत से ये चीज समझ चुके थे कि वो कितनी बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ था, लेकिन इससे पहले कोई भी कुछ बोल पाता एक धमाका सुनाई पड़ता है और दूर से गोलियां चलने की भी आवाजें आने लगी थी। शैंक्स देखता है कि एल्डर्स ने अभी भी लूफी का पीछा नहीं छोड़ा था और वो देखता है कि एल्डर सेटन उस आइलैंड पर आने वाला है। ये बात सुनते ही लूफी दोबारा से ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसके शरीर से क्लाउड्स निकलने लगते हैं, लेकिन ये क्लाउड्स डार्क और इविल नहीं थे बल्कि प्योर व्हाइट थे। और तभी लूफी गियर 5 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बैकग्राउंड में ड्रम्स ऑफ लिबरेशंस बजने लगते हैं और लूफी जोर जोर से हंसने लगता है और एल्डर्स के सामने चिल्लाकर कहता है कि अब वो उनका पपेट नहीं रहा। शैंक्स, गार्प, मार्को और बाकी रेड हेयर पायरेट्स उसके पीछे ही खड़े थे एंड वो लोग रेडी थे गॉड नाइट्स और 5 एल्डर्स के खिलाफ वॉर स्टार्ट करने के लिए, एक ऐसी वॉर जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगी। तभी दूर कहीं पर एक और लेजेंड दिखाई पड़ता है जो कि वॉर ज्वाइन करने के लिए रेडी होता है। वो था मंकी डी ड्रैगन, जिसकी चारों तरफ बिजली चमक रही थी और वो अपनी पूरी की पूरी रेवोल्यूशनरी आर्मी लेकर आ गया था साबो के साथ और वो एल्डर्स को आवाज लगाकर अपना बेटा उनसे वापस मांगता है।